गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि आपके पटवारी एग्ज़ाम की दृष्टि से एमपीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं और अभी तो खासकर पटवारी का एग्ज़ाम है और आपको पता है उसमें 25 नंबर की साइंस आने वाली है, तो आपके लिए साइंस पढ़ना कितना ज़रूरी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एपीजे अब्दुल कलाम की मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी आपके लिए, आपके सामने। जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं तो मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। समझे आप? जिस दिन आपके जो सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे तो आप समझ जाओ कि आप जो है सक्सेस हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपका ऑप्शन है सोडियम, पहला ऑप्शन है सोडियम, सेकंड है मरकरी, थर्ड कॉपर और फोर्थ आयरन। तो इसका आंसर जो है आपका है सोडियम। ठीक है, जो सोडियम है उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि ये अपवाद है। क्योंकि जो धातु होती है उनका जो गुण होता है वो होता है कठोरता। सभी धातु का गुण क्या होता है? कठोरता। लेकिन सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, जो कि मतलब कठोर नहीं होती। तो ये धातु में अपवाद होता है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर, लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो देखिए, इसका आंसर जो है आपका वो है सिल्वर। विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो आपका सिल्वर है। पर क्योंकि इसको हम तारों में यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये महंगी धातु है। आप कोई भी अगर उसको हम नॉर्मल तार की जगह यूज़ करने लगेंगे तो बहुत चोरियाँ होंगी, लोग तार काट के ले जा लेंगे। इसलिए हम सिल्वर की जगह किसका उपयोग करते हैं? कॉपर का उपयोग करते हैं। लेकिन जो सर्वोत्तम चालक है वो आपका सिल्वर ही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका ये है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा है इसमें कि जो नींबू के रस में जब हम सोडा वाटर डालते हैं तो उससे बुलबुले निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो देखो, जो नींबू का रस होता है ना, वो क्या होता है? आपका एक एसिड होता है ना, क्षार होता है। और जो सोडा वाटर होता है वो आपका क्या होता है? सॉरी, एसिड होता है, मतलब अम्ल होता है नींबू का रस। और जो सोडा वाटर होता है वो क्या होता है? आपका क्षार होता है। तो जब आप एसिड में क्षार डालते हो ना तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि बुलबुले के रूप में निकलती है। ठीक है, तो सोडा वाटर क्या होता है? क्षार होता है, इसलिए इसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका आयरन ऑक्साइड। देखिए, जब भी आप देखा होगा कि जब आप सेब काटते हैं तो कुछ देर बाद जो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उसकी आयरन, जो उसमें जो आयरन होता है ना सेब में, जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए उसका रंग जो होता है भूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है आपका, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या हीलियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब आप चूने में पानी मिलाते हो तो कौन सी गैस निकलती है? आपकी CO2 निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? ऑप्शन ए लासोन, बी पोटेशियम, सी कार्बन या डी आयरन। तो इसका आंसर क्या होगा? जो आपका हरी मेहंदी होती है वो लाल क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें पाया जाता है लासोन। ठीक है, लासोन पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का जोड़ना, सी ऑक्सीजन का अलग होना या फिर डी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें इसका आंसर है आपका ऑक्सीजन का जोड़ना। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होती है वो जोड़ती है ना, और हाइड्रोजन क्या होती है? कमी होती है। इसमें मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन, एक होती है उपचयन अभिक्रिया और एक होती है आपकी अपचयन अभिक्रिया। तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन जोड़ता है, और जो हाइड्रोजन होता है उसकी क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, और जो इसी के अपोजिट आपका होता है अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम अवकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो अपचयन में क्या होगा? आपका अपोजिट होगा, मतलब इसमें हाइड्रोजन जो होगा उसकी वृद्धि होगी, हाइड्रोजन का योग होगा, और ऑक्सीजन की क्या होगी? इसमें कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीला जो लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसमें आ जाना चाहिए एसिड। एसिड नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो किस रंग में परिवर्तित करता है? आपका लाल रंग में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षार लाल लिटमस को क्या करता है? तो क्षार लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, कटे हुए सेब को भूरा होने के कारण क्या होता है? सेब में उपस्थित क्या, कटा हुआ सेब भूरा क्यों जाता है? तो अभी हमने देखा था आयरन के कारण ये भूरा हो जाता है। आपका सेब में उपस्थित आयरन के कारण यह भूरा हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? डोडो पक्षी, कौवा, हाथी या टाइगर? तो इसका आंसर आपका होगा डोडो पक्षी। डोडो पक्षी जो है वो आपका क्या है? विलुप्त प्रजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कायिक जनन पाया जाता है? ऑप्शन ए आलू में, ऑप्शन बी गेहूं में, ऑप्शन सी नीम में या ऑप्शन डी मटर में? तो देखिए इसका आंसर होगा आलू में। कायिक जनन क्या होता है? जैसे आपने आलू को देखा होगा कि आलू में ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस तरीके से, है ना, जिसको हम आलू की आँख बोलते हैं। तो उसमें से कई बार आपने देखा होगा कि एक नया आलू का पौधा उगने लगता है। तो जो कायिक जनन होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो पौधे का जो पुनर्उद्भवन होता है ना, वो बीज के अलावा पौधे की जड़ से, मतलब मूल से, या फिर तना स्तंभ से, या फिर पत्तियों से होने लगता है। तो उसको कायिक जनन कहते हैं। जैसे आलू में आपने देखा होगा कि आलू में जो छिद्र होते हैं उससे एक नया पौधा निकलने लगता है ना, तो उसको हम कायिक जनन कहते हैं। तो जैसे आपने देखा ना कि कुछ पौधे को अपन, आप पौधों की कटिंग, मतलब जो तना होता है उसको जो काट के भी आप मतलब लगा सकते हो ज़मीन में, तो उससे पौधा बनने लगता है। तो उसको कायिक जनन कहते हैं कि जैसे उसके तने से भी उसका उद्भवन होने लगा, बीज के अलावा उसके तने से होता है, कुछ जड़ से होता है, पत्ती से होता है, तो उसको कायिक जनन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आलू हो जाएगा। कायिक जनन किस में पाया जाता है? आपका आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? परागण कण, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी मुकुलन या ऑप्शन डी बीजाणु? तो इसका सही आंसर है आपका निषेचन। ठीक है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? हम निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एकलिंगी पुष्प कौन सा है? इसमें एकलिंगी पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी गुलाब या ऑप्शन डी पिटूनिया? तो जो एकलिंगी पुष्प है इसका आंसर है ऑप्शन ए मक्का। देखो एकलिंगी पुष्प क्या होते हैं कि जिस पुष्प में या तो आपका स्त्री केसर होगा, कोई भी एक चीज़, कोई भी एक जननांग होना चाहिए आपका, या तो आपका स्त्री केसर होगा या फिर आपका पुंग केसर होगा। ठीक है, पुंग केसर, तो उसको क्या कहते हैं? एकलिंगी पुष्प कहते हैं कि उसमें या तो स्त्री केसर हो या फिर पुंग केसर हो। तो मक्का ऐसा पौधा है जिसमें कि क्या होता है? एकलिंगी पुष्प में आता है ये। ठीक है, बाकी आपका ये सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये आपके द्विलिंगी पुष्प में आते हैं, है ना। मक्का के अलावा आपके ये जैसे ककड़ी है, पपीता है, ये भी एकलिंगी पुष्प में आते हैं आपके और एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है आपका द्विलिंगी पुष्प निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी ककड़ी और ऑप्शन डी सरसों। तो अभी हमने देखा कि पपीता, मक्का, ककड़ी मैंने आपको अभी बताया कि एकलिंगी पुष्प में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सरसों। ठीक है, क्योंकि इसमें स्त्री केसर और पुंग केसर आपका दोनों पाया जाता है, तो ये द्विलिंगी पुष्प में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? तो रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? आपकी 90% होती है। देखो रक्त प्लाज्मा क्या होता है? ये मतलब एक ये रक्त किससे मिलकर बना होता है? आपका जो ब्लड होता है ना, वो आपका सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना होता है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड से। तो उसमें जो लिक्विड होता है ना 90%, वो आपका रक्त प्लाज्मा ही होता है, जिसमें क्या होता है आपका, इस रक्त प्लाज्मा में आपका होता है वाटर होता है, मतलब पानी होगा आपका, है ना। इसमें पानी होता है, सॉल्ट होता है, इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? आपका पानी होता है, सॉल्ट होता है, प्रोटीन होता है। तो 90% रक्त का यही होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके अलावा जो सॉलिड होता है वो कौन कौन से होते हैं आपके जैसे उसमें होता है RBC, WBC और आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होते हैं ये तीनों आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिए औसतन जो होता है आपका 72 बार धड़कता है, बाकी मैक्सिमम आपका जैसे होता है ना 60 से मतलब 100 टाइम्स तक भी धड़कता है मतलब आपका। तो इसका आंसर जाएगा आपका 100 टाइम। ठीक है, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBC को निम्नलिखित में से लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया था। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बिम्बाणु, ऑप्शन बी पल्स, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आरबीसी, है ना, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एनीमिया आपको जब हो जाता है तो एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन की, ऑप्शन बी विटामिन की, ऑप्शन सी जल की, या ऑप्शन डी खनिज लवण की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए रक्त में हीमोग्लोबिन की। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है आपके एनीमिया रोग होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मादा एनीफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, मादा एनीफ्लीज मच्छर काट लेने से क्या होता है? आपको मलेरिया हो जाता है ना। तो आपसे पूछता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से आपको मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि चर्म रोग के उपचार में यूज़ किए जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है? तो उसका पहला ऑप्शन है रेडियो सीसा, सेकेंड है रेडियो कोबाल्ट, थर्ड रेडियो फास्फोरस और फोर्थ है आपका रेडियो आयोडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडियो फास्फोरस। ठीक है, रेडियो फास्फोरस जो है वो आपका चर्म रोग के उपचार में यूज़ होने वाला रेडियो आइसोटोप है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उसमें क्या बोल रही है? उसका आकार बढ़ जाता है ऊंचाई पर, या संख्या, उसकी आकार बढ़ जाता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, या उसका आकार छोटा हो जाता है, या उसकी संख्या घट जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बहुत अधिक ऊंचाई पर आरबीसी की जो संख्या होती है ना, बढ़ जाती है। क्योंकि देखो, ऊंचाई बढ़ जाने पर क्या होता है? ऑक्सीजन में कमी आने लगती है, और आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में क्या पहुंचाता है आपको? मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को पहुंचाता है बॉडी में। तो इससे क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसमें क्या होता है? ऊंचाई जो उसकी जो आरबीसी की संख्या होती है ना ऊंचाई पर, वो क्या होती है? आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका क्या है? ऑप्शन क्या है इसमें आपके? निकेल, जस्ता, क्रोमियम और सीसा। तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम आपका इसका आंसर हो जाएगा। कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो आपकी क्रोमियम धातु है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्ट्रोंसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है नीलाभ हरा, ऑप्शन बी सेब का हरा रंग, ऑप्शन सी किरामजी लाल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा किरामिजी लाल। ठीक है, किरामिजी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का जो बल होता है, ऑप्शन ए उस स्थान पर शून्य होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण बल के द्वारा संतुलित होता है, ऑप्शन सी अभिकेंद्री बल के समान होता है, ऑप्शन डी सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो पृथ्वी का आकर्षण का बल जो होता है ना, वो अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। ठीक है, अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो होते हैं वो किससे बनते हैं? आपका ऑप्शन ए है लौह यौगिक से, ऑप्शन बी लौह चुंबकीय पदार्थों से, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से, या ऑप्शन डी लोहा, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से मिलकर ये बनता है आपका आधुनिक शक्तिशाली चुंबक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से जो कौन सी घटना है वो सबसे पहले घटी थी? मतलब इसमें क्रम बताया गया कि सबसे पहले कौन सा, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिता सिद्धांत प्रस्तुत किया था सबसे पहले, या फिर सेकेंड ऑप्शन मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन सी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था, या ऑप्शन डी मैडम क्यूरी पहला महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्कोनी ने पहला बेतार सिग्नल भेजा था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन, ऑप्शन ए है आपका लाल, नीला, पीला, बी है आपका लाल, पीला, हरा, और सी है आपका लाल, नीला, हरा, और डी है आपका नीला, पीला और हरा।
तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका कौन सा हो जाएगा, लाल नीला हरा, जिसको हम देखते आपने पढ़ा होगा RGB सिद्धांत, RGB है ना, रेड ग्रीन ब्लू थ्योरी जो होती है, मतलब उसमें RGB जो होती है उसको प्राथमिक रंग बोलते हैं ना, और ये तीनों रंग मिलके क्या बनाते हैं, आपका वाइट कलर बनाते हैं, और उसको मिलाने मतलब इसमें कोई भी कलर मिलाने से नए रंग का निर्माण होता है, ऐसा होता है, इसको प्राथमिक रंग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डालते हैं तो उसमें तेज उत्फलन होता है, क्यों? तो मैंने आपको अभी बताया था कि उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, अम्ल में क्षार मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है आपकी। तो इसका ऑप्शन क्या था, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, ऑप्शन बी पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, ऑप्शन सी श्वेत श्याम प्रिंट, या ऑप्शन डी कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्वेत श्याम प्रिंट है ना, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट। नेक्स्ट देखते हैं, ताप उत्क्रम क्या होता है? ताप उत्क्रम होता है मतलब धनात्मक ह्रास पर, ऋणात्मक ह्रास पर, तटस्थ अवस्था पे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऋणात्मक ह्रास पर। देखिए ताप उत्क्रम क्या होता है कि जब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक जैसे अपन 10 से 15 किलोमीटर वायुमंडल की ऊंचाई तक अपन जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है ना उसमें क्या आती, कमी आती है, उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, अचानक से बढ़ने लगता है, तो उसको क्या होता है, हम ताप उत्क्रम बोलते हैं। ये आपका ऋणात्मक ह्रास पर होता है ना, कि जब आपका टेम्परेचर पहले तो आपका कम हो फिर क्या होगा, आपका बढ़ने लगता है, तो उसको कहते हैं ऋणात्मक ह्रास। तो ये होता है आपका ताप उत्क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए है 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में, या 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणु की कार्य क्षमता रुक जाती है, या कीटाणु का प्लाज्मा बन जाता है। क्या होता है इसमें, कीटाणु की जो वृद्धि दर होती है ना घट जाती है, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एशिया की विशालतम परिवर्ती दूरबीन कहाँ पर है? इसका ऑप्शन ए है आपका कोडाईकनाल, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन सी कवालूर, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका आंसर देखो आपका क्या हो जाएगा, कवालूर। ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो वहाँ पर क्या है, आपकी एशिया की विशालतम परिवर्ती दूरबीन स्थित है ना, कवालूर पे। ये कहाँ पर आपका, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वाहन चालन हेतु पश्च दर्पण होता है, तो आपने देखा होगा कि गाड़ी में जो मतलब कार, जैसे गाड़ी है, कार है, तो उसमें साइड मिरर जो लगा होता है ना, तो उसमें पूछा कि कौन सा मिरर होता है, वो साधारण मिरर होता है, अवतल मिरर होता है, उत्तल होता है, या प्रतिलोमित होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो है वो उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है, जिसका वक्र जैसे होता है ना, इस तरीके से होता है, मतलब ये ऐसे होता है उत्तल दर्पण। और ये आपका परावर्तक पृष्ठ होता है आपका इसका। और इसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है ना आपकी, वो छोटी दिखती है ना, जो आपकी होती है वो इमेज छोटी होती है। तो वो छोटी इमेज होने से, जैसे कोई मतलब पीछे से वाहन आ रहा है तो आपके मिरर में छोटे साइज़ में आपको कवर कर लेगा, उसको दिख जाएगा उसमें। तो क्या होगा, इसको यूज़ करते हैं हम वाहन चालन के लिए। ठीक है, और जैसे आपसे पूछता है कि दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए, या फिर डॉक्टर जो होता है कोई भी चीज़ का इलाज करने के लिए किस मिरर का यूज़ करते हैं, तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि उसमें इमेज कैसी होती है, बड़ी बड़े रूप में दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, इनके इंजनों में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है बैटरी, या ऑप्शन डी है भाप। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे थोड़ा डाउट है, मतलब मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया, कहीं कहीं इसके मतलब कहीं भाप बता रहा था, कहीं पे बी बता रहा था, कहीं ए मिल रहा था आपका। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ आप इसको कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं आपको इसको अपडेट करवा दूँगी कल के लेक्चर में या फिर आगे के लेक्चर में। ठीक है, इसका अगर मुझे सही आंसर मिलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होलोग्राम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफी निरूपण, या ऑप्शन बी त्रिविमी MRI, ऑप्शन सी एक त्रिविमी छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, या ऑप्शन डी एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन।
तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन सी है, एक त्रिविमी छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। देखिए होलोग्राम आपने मूवी में देखा होगा, एक ऐसी इमेज होती है जिसको अपन किसी भी एंगल से देख सकते हैं पहली बात तो, और जो होता है ना उसको देखने पे लगता है कि एक रियल भौतिक वस्तु रखी है आपके सामने। रियल भौतिक वस्तु मतलब लगता है उसको देखने पे, है ना, 3D। तो ये जो होता है ना होलोग्राम, इस तरह की एक होती है, मतलब त्रिविमी छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होता है ना, जिसको देखने पे क्या लगता है कि वो एक रियल भौतिक वस्तु आपके सामने रखी हुई है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ऑप्शन ए नारंगी नीला, ऑप्शन बी श्वेत और काला, ऑप्शन सी पीला और नीला, या फिर ऑप्शन डी लाल और हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल और हरा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था प्राथमिक रंग जो आपके होते हैं रेड ग्रीन ब्लू RGB, तो आपका लाल और हरा आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो होता है वो सर्वाधिक घनी होता है ना? ऑप्शन ए है आपका तेल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी पानी, या ऑप्शन डी पेट्रोल। तो आपको पता है सर्वाधिक घनी कौन सा होता है, आपका तेल होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है आपका, उसमें किसका उपयोग होता है, किस नियम का उपयोग होता है? आपका पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या फिर बॉयल का नियम। तो देखिए इसमें किसका यूज़ होता है, आपका ऑप्शन ए पास्कल का नियम का यूज़ होता है। पास्कल का नियम कहता है कि आप थोड़े से द्रव, जैसे आपका पूरा द्रव है तो उसमें आप थोड़े द्रव में अगर आप प्रेशर डालते हो, दाब डालते हो, तो जो दाब परिवर्तन होगा आपके पूरे लिक्विड में हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेस आपका पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट कल भी हम साइंस के क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए गाइस। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।